नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर कॉलेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम केवीएस 2015 के पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैंने केवीएस 2013 और केवीएस 2017 का पेडागॉजी का पेपर सॉल्व कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर शिक्षण योग्यता का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है पढ़ाने की इच्छा, दूसरा है शिक्षण के प्रति समर्पण, तीसरा है पढ़ाने की क्षमता रखना और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। शिक्षण की योग्यता का अर्थ क्या है? पढ़ाने की इच्छा रखना, शिक्षण के प्रति समर्पण और पढ़ाने की क्षमता रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक परियोजना सहायक साधन नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन है स्लाइड प्रक्षेपक, दूसरा है ब्लैक बोर्ड, तीसरा है ओवरहेड प्रक्षेपक, चौथा है परिचित्रदर्शी। तो इसका सही आंसर है ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन 2। यानी जो परियोजना सहायक साधन नहीं है वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि स्लाइड प्रक्षेपक और ओवरहेड प्रक्षेपक और परिचित्रदर्शी के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, या मतलब उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, हर 6 महीने के बाद मूल्यांकन। इसका सही आंसर है निरंतर मूल्यांकन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? परिवेश, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माता पिता, ऑप्शन 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सम्मान समाज में कब किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है जब वह आदर्श जीवन का नेतृत्व करते हैं, दूसरा है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तीसरा है जब वह प्रभावी रूप से शिक्षण में सक्षम होते हैं, चौथा है सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी। यानी शिक्षक का सम्मान समाज में कब किया जाना चाहिए? जब आदर्श जीवन का नेतृत्व करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हैं और जब वह प्रभावी रूप से शिक्षण में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों से आपसी कौन सी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को भ्रमण का आनंद लेना चाहिए, बच्चों को निरीक्षण करना चाहिए, बच्चों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करना चाहिए और प्रश्नों को अपनी डायरी में लिखना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, जो कि इसमें निगेटिव पूछा गया है कि कौन सी अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, तो इसमें बच्चों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है। श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग, पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, तीसरा है छात्रों का सहयोग लेना, चौथा है नियमित रूप से माता पिता से मिलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, छात्रों का सहयोग लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है अस्पष्टता, चौथा है वस्तुनिष्ठता। इसका सही आंसर है अस्पष्टता, यानी ऑप्शन 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज के एक कारक के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या होता है। बस सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक स्तर की पर्याप्त क्षमता का विकास करना, बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना, बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करना। तो समाज के एक कारक के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य है बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करना, यानी ऑप्शन 4 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, अच्छी तरह से कपड़े पहना व्यक्ति होना चाहिए, या चौथा बहुत धैर्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक का सबसे आवश्यक गुण यही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप सीखने की सबसे पर्याप्त परिभाषा क्या मानेंगे। पहला ऑप्शन है समस्याओं को सुलझाना, दूसरा है विशिष्ट कौशल का विकास, तीसरा है व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? व्यवहार प्रक्रिया की संशोधन। यानी कि सीखने का सबसे पर्याप्त परिभाषा
व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन, यानी यही अधिगम है, व्यवहार प्रक्रिया का संशोधन ही। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य किसी व्यक्ति के निम्न में से कौन सा विकास करना है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है शरीर, तीसरा है व्यक्तित्व, चौथा है बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कौशल को प्रभावी तरीके से कैसे सीख सकता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन करके, दूसरा है सुनकर, तीसरा है पढ़कर, चौथा है अभ्यास करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी अभ्यास करके। व्यक्ति किसी कौशल को प्रभावी तरीके से अभ्यास करके सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आईसीटी निम्न में से कौन से बच्चों के लिए शिक्षा के अनुभव को बढ़ाने की क्षमता रखता है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों में रहने वाले बच्चे, दूसरा है विशेष अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा है शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी। तो कह रहा है कि आईसीटी में कौन से बच्चों के लिए शिक्षा के अनुभव को बढ़ाने की क्षमता रखता है, यानी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र वाले बच्चे, विशेष अधिगम और शारीरिक अक्षमता यानी दिव्यांग बच्चे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार का साक्षात पोर्टल, दूसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अध्ययन कार्यक्रम, तीसरा है अधिगम और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षिक संसाधन, और चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को निम्न में से क्या प्रदान करके उनके अभ्यासों को बदलने का अवसर प्रदान करती है? पहला ऑप्शन है शैक्षिक सामग्री में सुधार, दूसरा है अधिक प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियां, तीसरा है अधिक संवादात्मक शैक्षिक सामग्री, और चौथा है सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी। शैक्षिक सामग्री में सुधार करके अधिक प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियां और अधिक संवादात्मक और शैक्षिक सामग्री। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की विद्यालय योजना में आईसीटी को किस वर्ष में कंप्यूटर सहायक उपकरण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के सीखने के लिए शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है सन 2001 में, दूसरा है सन 2003 में, तीसरा है सन 2004 में, चौथा है सन 2006 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सन 2004 में, यानी आईसीटी को सन 2004 में कंप्यूटर सहायक उपकरण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के सीखने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, जिसे भारत सरकार द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष में शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है सन 1996 में, दूसरा है सन 1998 में, तीसरा है सन 2001 में, चौथा है सन 2003 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी सन 2001 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणवत्ता शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा को किस वर्ष में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा लाया गया था? इसका पहला ऑप्शन है सन 1990 में, दूसरा सन 1992 में, तीसरा 1996 में, चौथा है 1998 में। इसका राइट आंसर है सन 1998 में, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया था? पहला ऑप्शन है सन 2006 में, दूसरा है सन 2007 में, तीसरा है सन 2008 में, चौथा है सन 2009 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी सन 2009 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, ऐसा अधिनियम में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कब सफल माना जाता है? यदि वह छात्रों को विषय ज्ञान प्रदान करता है, यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, यदि वह छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, यदि वह छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, तब एक शिक्षक को सफल माना जाता है। और सभी जो ऑप्शन दिए गए सब निगेटिव है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? गतिविधियों के माध्यम से अधिगम, सशक्त और प्रभावी शिक्षण, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए,
विषय गतिशील होने चाहिए, ना कि स्थिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, गतिविधियों के माध्यम से अधिगम, यानी करके सीखना। गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है क्लास में गतिविधियां कराने से बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर शिक्षण की प्रभावकारिता निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है विद्यालय का बुनियादी ढांचा, दूसरा है शिक्षक की विषय की समझ, तीसरा है शिक्षक की योग्यता, चौथा है शिक्षक की लिखावट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शिक्षक की विषय की समझ। इसमें कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक जिस पर शिक्षण की प्रभावकारिता निर्भर करती है, तो शिक्षक की विषय की समझ। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, छात्रों की चिंतन शक्ति को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं? यानी टीएलएम का उपयोग किसके लिए करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को सचेत बनाने के लिए, छात्रों के समझ स्तर को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जो शिक्षक क्लास में टीएलएम का उपयोग करते हैं वो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, जैसे शिक्षक कभी कोई वीडियो दिखाते हैं, मानचित्र ब्लैक बोर्ड पर कुछ बनाते हैं या आलेख लिखवाते हैं, तो वो सब शिक्षण को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। ये सब टीएलएम है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में परिश्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ऐसे लोगों का उदाहरण देना जो परिश्रम करते हैं, दूसरा है शिक्षकों को परिश्रम में लिप्त होना चाहिए, तीसरा है परिश्रम के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए, चौथा है छात्रों को अक्सर परिश्रम करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, छात्रों को अक्सर परिश्रम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, छात्रों में परिश्रम की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को अक्सर परिश्रम करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बुजुर्ग महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल से हैं। दूसरा है महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है अपने छात्र से माफी मंगवाएंगे और बुजुर्ग महिला को सॉरी बोलने के लिए कहेंगे। चौथा ऑप्शन है सभी छात्रों को तुरंत घटनास्थल से दूर ले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है अपने छात्र से माफी मंगवाएंगे और बुजुर्ग महिला को सॉरी बोलने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शिक्षक से मिलने के लिए बुलाए गए किसी छात्र के अभिभावक या माता पिता शिक्षक से मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अभिभावक या माता पिता को सूचना देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक से मिलने जाना चाहिए, तीसरा है छात्र को दंड देना चाहिए, चौथा है छात्र को नजरअंदाज करना शुरू कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर है अभिभावक से मिलने जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 इज राइट। जब माता पिता स्कूल पर नहीं आए तो शिक्षक खुद ही अभिभावक से मिलने जाएं। अगला क्वेश्चन है, समूह और भागीदारी अधिगम कार्यप्रणाली को निम्न में से क्या करना चाहिए? हतोत्साहित, दूसरा है नजरअंदाज करना चाहिए, तीसरा है प्रोत्साहित करना चाहिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी समूह और भागीदारी अधिगम कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं समूह में। आज शिक्षक और छात्र दोनों को पहला ऑप्शन है कंप्यूटर संचालित करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा है कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए, तीसरा है कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए आज के समय में शिक्षक और छात्र दोनों को। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्तार में एक विषय के अध्ययन करने को किस रूप में जाना जाता है? पहला है वितरित अधिगम, दूसरा ऑप्शन है संकलित अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अंतरालित अधिगम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संकलित अधिगम। मतलब किसी विस्तार में एक विषय के अध्ययन को करने को संकलित अधिगम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य निम्नानुसार माना जाता है? एक नियमित कार्य, एक कोई विशेष कार्य नहीं है, तीसरा है एक अति विशिष्ट कार्य,
चौथा है महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य क्या है? एक, ऑप्शन 3 इज राइट, एक अति विशिष्ट कार्य है। छात्रों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? एकांत में, अलग से, सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से? तो छात्रों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए? राइट आंसर इज ऑप्शन 3, सार्वजनिक रूप से। छात्रों के समूह की गतिशीलता के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के बारे में सत्य कथन है? पहला है छात्र अपरिपक्व होते हैं। दूसरा है छात्र अच्छे या बुरे के बीच भेदभाव करने में असमर्थ होते हैं। तीसरा ऑप्शन है छात्र उत्सुक और संवेदनशील होते हैं। चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी, यानी छात्रों के समूह की गतिशीलता के साथ काम करते समय छात्रों का पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उस स्लॉट या सीमा को दर्शाता है जिसमें किसी व्यक्ति की निपुणता के स्तर को कुछ क्षमता या गुणवत्ता के लिए आंका जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा है अंक, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए और बी दोनों, यानी ग्रेड और अंक के द्वारा किसी व्यक्ति की निपुणता के स्तर को कुछ क्षमता या गुणवत्ता के लिए आंका जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का पुस्तकालय निम्न में से कैसा शैक्षिक उपकरण है? पहला दिया गया यह निम्न महत्व का, दूसरा है कुछ महत्व का, तीसरा है अधिक महत्व नहीं, और चौथा है काफी महत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, काफी महत्व का, यानी विद्यालय का पुस्तकालय कैसा उपकरण है? शैक्षिक उपकरण है काफी महत्व का। पुस्तकालय में पुस्तक होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं जो एक कमरे में रखी होती हैं, जिससे बच्चे आसानी से या बच्चे या टीचर भी उससे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है शोध बताते हैं कि हमारे अधिगम का कौन सा मतलब कितना प्रतिशत दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 85%, तीसरा है 50%, चौथा है 95%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 95%। मतलब हमारे अधिगम का 95% देखकर और सुनकर हम प्राप्त करते हैं दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है शोध बताते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में मजबूत चर है संभवतः यह क्षमता से भी अधिक महत्वपूर्ण चर है। पहला ऑप्शन है उपेक्षा, दूसरा है अनभिज्ञता, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है निराशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया में मजबूत चर है, संभवतः यह क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण चर है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को मार्गदर्शित करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है स्वीकारात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल को स्थापित करने और लागू करने के लिए शिक्षक के अधिकार को, पहला ऑप्शन है बढ़ावा नहीं देता है, दूसरा है बढ़ावा देता है, तीसरा है इनके साथ संबंधित नहीं है, चौथा इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी बढ़ावा देता है। स्वीकारात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल को स्थापित करने और लागू करने के लिए शिक्षक के अधिकार को बढ़ावा देता है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। मैंने KVS PRT का 2013 और 2017 का KVS पेडागोजी का पेपर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जब एक शिक्षक अधिकारियों द्वारा शासित किया जाता है या अन्य कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनकी दक्षता निम्न में से कैसी हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है कम हो जाती है, तीसरा थोड़ा बढ़ जाती है, और चौथा अप्रभावित रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कम हो जाती है। यानी जब शिक्षक अधिकारियों द्वारा शासित हो जाता है, जब अधिकारियों का प्रेशर शिक्षक पर पड़ता है, अन्य कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो शिक्षक की दक्षता क्या होती है? कम हो जाती है। आज मैंने KVS PRT 2015 के पेडागोजी के सभी 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मैंने आज उसका सॉल्यूशन कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।